स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सत्ता के नए केंद्र में जापान और कोरिया का टॉपिक। दक्षिणी कोरिया की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जापान की बात करेंगे और उसके बाद हम कोरिया की बात करेंगे कि इन्होंने अपने विकास के लिए किस तरीके से नीतियाँ अपनाई है जिससे कि इनको सत्ता के एक नए केंद्र के रूप में देखा जाता है ना। आपको पता है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ सत्ता के नए केंद्र की हम बात कर रहे हैं। तो ये सत्ता के नए केंद्र उन देशों को या उन संगठनों को हम इसमें शामिल करते हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिकी वर्चस्व को क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, अमेरिकी वर्चस्व को ख़त्म कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हमने कुछ संगठन की बात की थी जिसमें यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स और सार्क, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर देश की बात करें तो चीन, इजराइल, रूस, भारत और आखिर में हम बात करने वाले हैं जापान तथा कोरिया के बारे में। दक्षिणी कोरिया का जो टॉपिक है ये आखिरी वीडियो है ना। ये 10वीं वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो इस चैप्टर के ऊपर मैं बना चुका हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर हो गया है, बहुत सारे नए टॉपिक इसमें ऐड कर दिए गए जिस कारण ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जापान की बात करने वाले। देखिए, जापान की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु हमले को झेला है ना। इसके अलावा दूसरा कोई और देश है नहीं जिसके ऊपर परमाणु हमला हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है। और अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है और कई प्रकार के द्वीपों में बटा हुआ देश, छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा तेज़ गति से वो विकास कर रहा है। इसके अलावा हम कोरिया की बात करें तो बहुत सारी कंपनी की हम बात कर ले, जैसे कि भारत में हम बहुत सारे, जैसे हम सैमसंग की बात कर लेते हैं, LG कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये कोरियन कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी है और भारत में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीधा वर्ल्ड के मैप के थ्रू। हम सबसे पहले समझते हैं वर्ल्ड के मैप में हम लोकेशन देखते हैं कि ये जो जापान है और साउथ कोरिया वो किस जगह पर स्थित है। दोस्तों, अगर हम मैप की बात करें तो मैप में आप इस जगह पे आप देख सकते हैं। बस मैप में दिखाने का मतलब है कि आपको कम से कम लोकेशन पता होगी यहाँ पे जापान का है और नॉर्थ कोरिया मतलब साउथ कोरिया किस जगह पे है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जापान, ये पूरा जो देश है ये जापान है। ठीक है, और इधर आपको पता है कि भाई जो कोरिया है वो 2 भागों में है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्री है और ऊपर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे तानाशाही शासन व्यवस्था है, किंग जोन उनका शासन है। ये चीज़ आपको शायद मालूम होगा। तो ये तो मैप में लोकेशन हो गया। अब हम सीधा टॉपिक की बात करते हैं, वहाँ पे से हम चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जापान की अगर हम बात करें तो देखिए, जापान के पास क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की काफ़ी कमी है ना। और इसीलिए क्या करता है, ज़्यादातर कच्चे माल को आयात करता है, मतलब दूसरे देशों से मंगाता है। लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से उन्नति, प्रगति, विकास कर रहा है। इसके पीछे का मेन कारण क्या है कि ये कच्चा माल तो मंगाता है दूसरे देशों से, लेकिन उसी कच्चे माल को फिर तैयार माल के रूप में बदलकर दूसरे देशों को बेचता है ना। अगर हम 1964 की बात करें तो 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OECD, इसका सदस्य बन गया। अब इसका सदस्य बनने का फ़ायदा क्या हुआ कि इसमें ना दुनिया के टॉप देश, जो कि मतलब मानव विकास सूचकांक में जो सबसे टॉप के जो देश है उनको शामिल किया गया है। ठीक है ना, तो जापान को इसमें शामिल कर लिया गया। अब ये सारे देश क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक दूसरे को व्यापारिक सहयोग प्रदान करते हैं, व्यापार में एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसके अलावा हम 2017 की बात करें तो 2017 में जापान की जो अर्थव्यवस्था थी ना वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और अभी भी तीसरी है मेरे ख्याल से। ठीक है, इसके अलावा जापान एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कि G7 का भी हिस्सा है। G7 क्या है भाई, G7 जो है वो विकसित देशों का एक संगठन है ना, जो कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा विकसित है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं USA की आप बात कर ले, कनाडा है इसमें, जर्मनी है, ठीक है, फ्रांस है, ब्रिटेन है आपका, इसके अलावा इटली है, रसिया भी था लेकिन रसिया को बाहर कर दिया इससे, और यहाँ पे हम जापान की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के 7 देश है, इसीलिए इसको G7 कहा जाता है। तो इस एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जो कि G7 का भी हिस्सा है। इसके अलावा हम आगे बात करें तो भाई इसकी जो आबादी है वो आबादी के लिहाज से जो जापान है वो 11वें स्थान पे आता है पूरे वर्ल्ड में, है ना। और जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु हमले को झेला है। इसके अलावा दूसरे किसी देश पे परमाणु बम नहीं गिराया गया, आपको पता है ये बात। ठीक है, अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें यानी कि UNO की बात करें तो इसमें लगभग 10% का बजट है इसका, है ना। 10% जो है बजट में योगदान देता है, जो कि दुनिया में दूसरे स्थान पर है ये, है ना। दूसरा सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला है संयुक्त राष्ट्र संघ को। इसके अलावा 1951 से क्या है, जापान का ना अमेरिका के साथ क्या है, सुरक्षा गठबंधन है, यानी कि
पूरी तरीके से उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका ने ले रखी है। और आपको पता होगा कि भाई जो इस जापान का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 9 के तहत जो है एक तरीके से वो दूसरे देश पे के ऊपर कभी भी हमला नहीं करेंगे, है ना। हर एक विवाद को सुलझाएंगे, मतलब बल प्रयोग नहीं करेंगे या किसी को धमकी नहीं देंगे, शांतिपूर्वक तरीके से हर एक समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। अब अगर इसके हम सैन्य खर्च की बात करें तो भाई जापान जो है अपने सेना पे लगभग अपने जीडीपी का सिर्फ 1% खर्च करता है, लेकिन फिर भी ये क्या है एक तरीके से 7वां स्थान रखता है पूरे वर्ल्ड में अपने सैन्य खर्च करने पे, अपने सेना के ऊपर खर्च करने में 7वां स्थान जापान रखता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप जापान के बारे में बता देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम कोरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम दक्षिणी कोरिया की बात करने वाले। तो आपको पता है कि कोरिया जो है 2 भागों में है ना, दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या किया गया था, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि लगभग 1910 से लेके 1945 तक, ठीक है, ये जापान का उपनिवेश रहा था, यानी कि गुलाम रहा था। अब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद ये आज़ाद तो हो गया, लेकिन इसको 2 भागों में बांट दिया गया था, दक्षिणी कोरिया यानी कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और इसके अलावा उत्तरी कोरिया यानी कि डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, इस तरीके से इसको 2 भागों में बांटा गया था। और 38 समांतर के साथ साथ 38 डिग्री का जो समांतर आप वर्ल्ड के मैप में देख लेना, ग्लोब में भी देख सकते हो, तो 38 डिग्री का मतलब जो है उसके हिसाब से इसको 2 भागों में बांटा गया था। अब देखिए 1950 से 53 में क्या हुआ, कोरिया में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मतलब काफ़ी ज़्यादा विनाश हुआ था। लगभग माना जाता है कि 20 लाख से भी अधिक कोरियन लोगों की मौत हुई थी इसमें, है ना। और इस विभाजन को क्या कर दिया था, एक तरीके से बिल्कुल पुख्ता कर दिया था, और दोनों देशों के बीच में दुश्मनी भी कायम हो गई थी। लेकिन 1991 की हम बात करें तो 1991 में इन दोनों ही देशों ने क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ले ली थी, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में शामिल हो गए थे। लेकिन जो उत्तरी कोरिया है उसमें उतना ज़्यादा तेज़ गति से विकास नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हम दक्षिणी कोरिया की बात करिए तो 1960 से 1980 के दशक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से इसने विकास किया था, और इसको हान नदी का पर चमत्कार भी कहा जाता है, क्योंकि हान नदी के आसपास ही स्थित है ये। इस विशेषकर हम यहाँ पे दक्षिणी कोरिया की बात करें तो दक्षिणी कोरिया की जो राजधानी है सियोल, वो हान नदी के आसपास स्थित है। ठीक है, और इसको हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है क्योंकि काफ़ी तेज़ गति से इसने अपना विकास किया था। इसके अलावा 1996 में ये OECD का सदस्य बन गया था। हमने इसके बारे में OECD के बारे में ऊपर ही हमने बात कर ली है। और 2017 में अगर हम इसकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2017 में थी कोरिया की। ठीक है, सैन्य खर्च की अगर हम बात करें तो भाई अपने सेना पे खर्च करने वाला 10वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 के अनुसार क्या था कि जो दक्षिणी कोरिया है उसमें HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक की हम बात करें तो उसमें इसका रैंक क्या था, 18वां रैंक था। ठीक है, और इसके उच्च मानव विकास के लिए बहुत सारे कारण जो है वो एक तरीके से माने जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा तेज़ गति से जो विकास हो रहा है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि भूमि सुधार संबंधित बहुत सारे कानून बनाए गए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया गया, है ना, व्यापक मानव संसाधन विकास पे ध्यान दिया गया। इसके अलावा तीव्र न्याय संगत आर्थिक विकास, यानी कि तेज गति से विकास भी करना है और विकास का फ़ायदा सभी को देना है, इस चीज़ पे भी ध्यान दिया गया था। ठीक है, और आप अगर हम इस समय की बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि कोरियन कंपनी है, जैसे कि सैमसंग की हम बात कर ले, LG की बात कर ले, हुंडई की हम बात कर ले, तो ये सारे कंपनी भारत में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कोरिया के बारे में बता सकते हैं। तो ये कोरिया का टॉपिक था, और जापान के बारे में ही मैंने आपको बता दिया। अब आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। कुल मिला के 10 वीडियो बनाए हैं, 10 वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट करवाया है। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो अब बचा नहीं है चैप्टर में, सारे टॉपिक मैंने कवर करवा दिए हैं। ठीक है, बाकी अब अगले चैप्टर की हम बात करेंगे जिसमें हम समकालीन दक्षिणी एशिया के जो देश है उनकी स्टोरी को समझने वाले हैं, उनकी पूरी कहानी को हम समझने वाले हैं। तो अब मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।